तो बच्चों वेलकम टू द चैनल। तो आप जैसा जानते हैं कि अभी जेई का जो पहला शिफ्ट है 22 जनवरी का पेपर वो हो चुका है। तो आपको बड़े जो कोचिंग्स हैं उनमें उनको मेमोरी बेस्ड पेपर है एलएन में, रेजोनेंस में आपको मिल जाएगा। तो आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसको पहले खुद बना लीजिए। और उसके बाद आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पीड सोल्यूशन, जल्दी से उन सारे क्वेश्चन का एक सोल्यूशन का वीडियो बना लिया हूँ बिना डिस्ट्रैक्शन के। आप उसको एक बार सोल्यूशन देख के चेक कर लीजिएगा आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। तो चालू करते हैं सवालों से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन सिंपल है, आपको पूछा गया था कि कौन सा डायोड इनमें से फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस हम जानते हैं बच्चों कि ये जो ट्रायंगल बनता है वो पी टाइप होता है और जो बार बनता है वो क्या होता है, एन टाइप होता है। तो अगर पी हायर पोटेंशियल पे हो और एन अगर लोअर पोटेंशियल पे हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो देखो इसमें पी टाइप -15 से जुड़ा हुआ है और एन टाइप जो है वो 0 से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया बच्चों रिवर्स बायस। फिर इसमें देखते हैं, ये बच्चों पी वाला लोअर पोटेंशियल पे है और ये वाला हायर पोटेंशियल पे है, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स बायस। इसमें आप देखेंगे ये 10 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो थर्ड वाला फॉरवर्ड बायस है। फिर आप देख सकते हैं -15 और -30, तो -15 हाई पोटेंशियल है और -15 नेगेटिव में बड़ा है लेकिन लो पोटेंशियल है, तो ये वाला कम पोटेंशियल पे, तो ये वाला भी फॉरवर्ड बायस है। तो होगा 3 और 4, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सी। ठीक, अगला सवाल आपको ये पूछा गया है बच्चों कि क्या बोला है, सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m। तो एक सॉलिड स्फीयर बनाते हैं m मास का, ठीक है, और ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड 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 फिल कलर सॉलिड। ठीक है, अब क्या किया, इस सॉलिड स्फीयर में से आपने क्या किया, इसका मास m है और रेडियस r है, मास m रेडियस r। फिर क्या बोला है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F ऑन अ पॉइंट मास। तो इससे कुछ दूर एक पॉइंट मास रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m। ये उसमें कितना फोर्स लगा रहा है, F। तो हम लोग बच्चों लिख सकते हैं F बराबर G m बाय r स्क्वायर, ये ले सकते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगर एक स्फीयर है, भले ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं तो आउटर पॉइंट के लिए फील्ड ऐसे ही काम करता है जैसा एक पॉइंट मास के लिए। ठीक है, अब फिर बोला है अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल m/7 इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो क्या किए, इसके अंदर से बच्चों कुछ मास रिमूव कर दिए जिसका मास क्या था, m/7। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका मास क्या हो जाएगा, m डैश, विच विल बी m माइनस m/7 पार्ट तो रिमूव हो गया, तो आ जाएगा 6m/7। अब ये नया मास हो गया। अब बच्चों जो नया फोर्स है f डैश क्या होगा, g 6m/7 इंटू m/r स्क्वायर। तो अगर आपको ये पूछा है कि अब व्हाट इज द न्यू फोर्स, तो gmm/r स्क्वायर, ये जो टर्म था ये तो था पुराना f, तो 6/7 को अलग हटा के f लिख दीजिए। तो नया फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6/7 टाइम्स ऑफ f। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 2। नेक्स्ट, अगला बच्चों हम लोग को पूछा है डायमेंशन का सवाल। ठीक है, तो ये हम लोग बच्चों आप क्या करो, कभी भी डायमेंशन के सवाल लिखा हो तो आप कोई भी एक जल्दी से फॉर्मूला सोच लिया करो जिसमें ये टर्म आते हो। ठीक है, तो बच्चों b बराबर होता है μ0 I/2πr। ये होता है बच्चों, अपन जब एक सर्कल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है μ0 I/2πa, वो निकल गया। अब यहां से μ0 को इधर खींच का लीजिए, तो μ0 पाई नहीं रहता शायद, सॉरी, b/μ0 नीचे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, I/2r, है ना। तो यूनिट जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, करंट को नापते हैं अपन एम्पेयर में और इसको नापते हैं बच्चों लेंथ में। 2 का तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होता, तो L ऊपर चल जाएगा और डायमेंशन क्या आ जाएगा, a/L-1। ठीक, आप डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते थे बच्चों कि b/μ0 को बोलते हैं बच्चों h, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है h का यूनिट जो होता था वो आता था एम्पेयर पर मीटर। तो यहां से भी a/L आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अब बच्चों इस सवाल में क्या दिया है, 2 सोप बबल्स है, रेडियस है r1 एंड r2, है ना, आर कंबाइंड टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब ये r1 रेडियस का था तो बाहर के मुकाबले में अंदर क्या रहता है, जिस तरफ कर्वेचर रहता है उस तरफ प्रेशर ज्यादा रहता है, एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड। अब ये बबल बोला है बच्चों, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर P1 के अंदर होगा वो होगा 4 टाइम्स द सरफेस टेंशन बाय r1, और जो इसके इनसाइड होगा वो एक्सेस प्रेशर होगा 4 टाइम्स सरफेस टेंशन बाय r2। ठीक, अब आप जानते हैं
कि दिख रहा है अपने को कि R1 जो है R2 से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों जो डेल्टा P2 है वो क्या होगा, डेल्टा P1 से बड़ा, क्योंकि इसका रेडियस डिनोमिनेटर में आता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, जब हम लोग सपोज बच्चों क्या रख दिए, दोनों को कंजॉइन किए, दोनों को जोड़ दिए, कॉमन सरफेस कांटेक्ट पे लाए, अब होगा क्या, यहां पे प्रेशर होगा डेल्टा P1, यहां पे प्रेशर होगा डेल्टा P2। अब कॉन्केव सरफेस उस तरफ बनती है, कॉन्केव सरफेस उस तरफ बनती है जिस तरफ क्या हो, कर्वेचर घुसा हो, इनवर्ड हो कॉन्केव सरफेस, जिधर ज्यादा प्रेशर हो। अब प्रेशर कौन सा ज्यादा है, P2 ज्यादा है, प्रेशर कौन सा ज्यादा है, P2, तो जाहिर सी बात है कर्वेचर क्या बनेगी, इस तरफ बनेगी। अब बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर है वो नहीं देखना है अपने को, तो इन दोनों के बीच में अंदर कितना प्रेशर ज्यादा है वो देखना है। तो अब एक्सेस प्रेशर डेल्टा P होगा, डेल्टा P2 जो ज्यादा प्रेशर है माइनस इस तरफ जो दूसरी सरफेस की तरफ है डेल्टा P1 जो इस तरफ है। तो क्या गया 4T बाय ओवरऑल जो यहां का रेडियस बनेगा RC इज इक्वल्स टू P2 क्या था 4T बाय R1 सॉरी 4T बाय R2 माइनस 4T बाय R1। ठीक है, 4T 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 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 बाय RC बराबर 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अब क्या कर लेंगे बच्चों, यहां से RC बराबर आ जाएगा R1 R2 बाय R1 माइनस R2। ठीक, अब R1 R2 की वैल्यू देख लिए 4 और 2, तो 4 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 कितना होगा 2, तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा सेकंड। ठीक है, R1 R2 बाय R1 माइनस R2, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा ये एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लोग को ये दिया है, इफ वेवलेंथ ऑफ कितना 550 नैनोमीटर, इतना लाम्डा का इंसिडेंट रे यूज कर रहे हैं मेटालिक सरफेस में। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम आर 1.9 एंड 2.5 रेस्पेक्टिवली विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तो क्या होता है, विथ सम काइनेटिक एनर्जी एक फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब देखते हैं इंसिडेंट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी है। तो बच्चों लाम्डा दिया है तो एनर्जी निकाल सकते हैं hc बाय लाम्डा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बच्चों ये आपका क्या में दिया है, नैनोमीटर में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1240, ये ले लीजिए hc का वैल्यू डायरेक्ट किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए, और नैनोमीटर में दिया है तो यहाँ डाल दिए 550। अगर ये आपको एंगस्ट्रॉन्ग में दिया रहता तो आपको लिखना था 12400, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 120 कितना 4 डिवाइडेड बाय 55, तो 55 दूनी क्या आएगा बच्चों 110, 4 1 14 पॉइंट लगा 0 140, तो 3 जा करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो समझ लो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो लिथियम का वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज ग्रेटर, तो इससे तो फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाला नहीं है। फोटो इलेक्ट्रॉन किससे रिलीज होगा, सीजियम से, तो आंसर क्या होगा 1 सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया क्या, चलिए इसको पहले बना लेते हैं। अब क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो अपवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सेकेंड में हमको कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ ये बच्चों हम लोग को निकालना है। तो देखो सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और प्रोजेक्टाइल को भेजे हैं 60 मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। अब ये प्रोजेक्टाइल ये वाला मोशन करेगा, सॉरी, ठीक है। अब ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो हमको बोला है रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो बच्चों जब तक वो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचता अपनी अपवर्ड जर्नी पे रहेगा। तो वेलोसिटी को क्या करते हैं, रेजोल्व कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये आएगा 60 cos 30 विच इज √3/2, और ये आ जाएगा 60 sin 30 विच विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। sin 30 कितना होता है 1/2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 30 √3। ठीक, अब हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी से मतलब है। तो 0 सेकेंड पे t = 0 पे यहां था, अब देखते हैं t = 1 पे उसका हाइट क्या होगा। तो देखते हैं, तो बच्चों देखो वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, तो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर ut u sin θ t -12 gt²।
तो u का वैल्यू लिखेंगे भाई 60 sin 30 तो अपन निकाल चुके हैं 30, 1 सेकंड लेना है, माइनस हाफ, g का वैल्यू 10 है, t स्क्वायर का 1 लेना है, ये कितना हुआ 5, तो 30 - 5 हुआ 25 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये h1 तो आ गया 1 सेकंड में जो पहुंचेगा वो आ गया 25 मीटर। ठीक, अब बोला है फाइंड द क्या डिस्टेंस रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी, आखिरी सेकंड में। तो देखते हैं इसको अपवर्ड जर्नी खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है। तो बच्चों टाइम पीरियड आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। हमको तो आधा ही टाइम पीरियड चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लो, तो u sin थीटा अपॉन जी। तो अपन क्या लिखेंगे 30 बाय g का वैल्यू 10 है, तो ये आ गया बच्चों 3 सेकंड। मतलब ये 3 सेकंड तक ऊपर जा रहा है, फिर 3 सेकंड तक नीचे जाएगा। अब 3 सेकंड पे वो यहां पर होगा, तो हमको ये देख लेते हैं बच्चों कि 2 सेकंड पे ये कहां होगा। तो 2 सेकंड पे सपोज वो h2 पे होगा, तो 2 से 3 पे वो कहां पे पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो अब लिखते हैं कि 2 सेकंड पे वो कहां पे था। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, एट 2 सेकंड वो कहां पे था। तो 2 सेकंड पे कहां था, उसके लिए y का वैल्यू वो निकालेंगे 2 सेकंड, तो y बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो 30 × 2 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 2 का स्क्वायर, 1 2 से 1 2 कट गया, 10 2 ज़ा 20, 30 2 ज़ा 60 माइनस 20, तो कितना आ गया 40 मीटर। ठीक, अब ये भी निकाल लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, मैक्सिमम हाइट। तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। या अपन मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगा, 3 सेकंड पे पहुंचेगा, तो एट 3 सेकंड देख लेते हैं कितना है। तो y बराबर क्या आएगा 30 × 3 माइनस हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये क्या आएगा 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा कितना होता है 45, ये क्या आएगा 90, तो ये कितना है बच्चों 45 मीटर। अब देखिए सवाल तो अच्छे से बनाते हैं ना। ऐसा प्रोजेक्टाइल फेंका गया, t = 0 पे बेस पे था, 1 सेकंड पे था 25 मीटर पे। ठीक, 2 सेकंड पे था 40 मीटर पे, 2 सेकंड पे था कहाँ 40 मीटर पे, और 3 सेकंड पे कहाँ था 45 मीटर में। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट वाला जर्नी था। तो देखो वर्टिकल डिस्टेंस जो पहले सेकंड में किया वो क्या 25 मीटर। अब यहां से लास्ट सेकंड मतलब 2 से 3, तो 2 से 3 में वो कहां गया होगा 40 से 45, मतलब गया कितना 5 मीटर ऊपर। तो लिखेंगे 5, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रेशियो 5:1। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कहां गया 5:1। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब बच्चों क्या बोला है, ये बोला है कि फ्रिंज कम्स क्लोजर इन डेंसर मीडियम इन YDSC। फ्रिंज की विड्थ क्या होती है बच्चों, बीटा बराबर d लैम्डा बाय d। तो बच्चों अगर डेंसर मीडियम होगा तो लैम्डा क्या हो जाता है छोटा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक हो जाएगा। तो अपन जानते हैं बच्चों वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो नहीं सकती और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी गिर गई तो लैम्डा भी गिरेगा, और लैम्डा गिरेगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा पतला, तो फ्रिंजेस क्या आ जाएंगी क्लोजर। तो ये बात ट्रू है। ठीक, स्टेटमेंट 2 लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर मीडियम, ये बात भी ट्रू है, और कारण भी यही है बच्चों, स्लो होने के कारण ही लैम्डा कम होता है, जिसके कारण से जो फ्रिंज है एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा 1, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अगला, ठीक है बच्चों, तो ये काफी बच्चे ये बोल रहे थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। वैसे करंट अगर बेसिक KVL वगैरह लगाना आता है बच्चों आप लोगों को, तो इसमें कुछ ऐसा घबराने वाली बात तो है नहीं। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द करंट इन द सर्किट जॉकी इज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ 1 ओम। ठीक है, जॉकी इट एज द मिडिल पॉइंट ऑफ 1 ओम। हमको पूछना है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितनी है। तो देखो ये 0.9 वोल्ट की बैटरी है ना, और ये जो है 2 ओम का क्या लगा हुआ है रेजिस्टर लगा हुआ है, और इसके मिडिल पॉइंट पे, तो इस सर्किट को एक बार थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो क्या होगा, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा आधा ओम, नीचे में है बच्चों 2 ओम, और इसके इधर बच्चों क्या आ गया आधा ओम। क्लियर, और ये कितना है 0.9। अब ये दोनों क्या में हो गए पैरेलल, पैरेलल में सॉल्व कर लेते बच्चों। तो 1/2 × 2 / 1/2 + 2,
ये आता है आर नेट, आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। तो 2 से 2 कट गया, तो क्या हुआ 1/2 प्लस 2, तो आएगा 4 + 1 5/2, तो आर नेट आ जाएगा ऊपर जाएगा तो 2/5। ठीक है, तो ये क्या आ गई आर नेट की वैल्यू इन दोनों की। अब 2/5 में क्या जोड़ेंगे 1/2, तो 2/5 प्लस 1/2 करना है, क्योंकि ये दोनों क्या में आएंगे, अब ये दोनों सीरीज में नेट होने के बाद। तो 5 दूनी कितना होता है 10, 2 2 जा कितना होता है 4, 5 1 जा कितना होता है 5, तो आर नेट कितना आ गया बच्चों 0.9 ओम। ठीक है, तो आर नेट आ गया। नेट वोल्टेज अपने को पता है V बराबर क्या होता है I इंटू आर, आई बराबर क्या होता है V बाय आर, 0.9/0.9 कितना आ जाएगा 1 एम्पेयर। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सर्किट का क्वेश्चन है। बच्चे इसको पोटेंशियोमीटर से जोड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों जॉकी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियोमीटर है, बीच में वायर लगा हुआ है मतलब वो आधे आधे में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, कोई बैलेंसिंग लेंथ या ईएमएफ या इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब निकालने वाला कोई सवाल नहीं आया। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगले सवाल में क्या दिया है, फॉर एच, मैं माइक चेक कर लेता हूं कि चल रहा है अभी। फॉर हाइड्रोजन रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट आर इतना एन इतना, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ जानते हैं बच्चों कि अपन ऐसा लिख सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ 2πr। ये क्या होता है बच्चों, किसी भी रेडियस का जो ऑर्बिट का लेंथ होता है। अब ये क्या होता है किसी कोई भी साइज का नहीं हो सकता, ये क्वांटाइज्ड होता है बच्चों। क्वांटाइज्ड क्या होता है बराबर n इंटू लैम्डा। यहां से हम लोग लैम्डा और r के बीच में रिलेशनशिप लिख सकते हैं। अब क्या होगा, वो बोला है कि ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप कहां पे होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में होंगे, और फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड ऑर्बिट में तो इसको क्या लिखेंगे 2 लैम्डा। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2π इंटू R2। R2 का वैल्यू क्या आएगा, R2 का वैल्यू क्या दिया है, ये 5.3 इंटू 10 का पावर -11, ये बराबर आ गया 2 लैम्डा 1 लिख देते हैं ना, पहला जो स्टेट है उसके बारे में। फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड में क्या हुआ, पहले एक्साइटेड में फर्स्ट से सेकंड गया, सेकंड एक्साइटेड में सेकंड से थर्ड गया, तो क्या लिखेंगे 2π इंटू रेडियस क्या दिया बच्चों 8.48 इंटू 10 का पावर -10, ये बराबर होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो n का वैल्यू क्या लेंगे 3, n लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 2। अब ये क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं बच्चों, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 चाहिए, तो क्या होगा 2π से 2π कैंसिल हो गया, ये इस तरफ रेसिप्रोकल होगा, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 आएगा इस तरफ होके 3/2 इंटू 5.3 बाय 8.48, एक है 10 का पावर -11, एक है 10 का पावर -10, तो इसको नीचे भेज दो तो यहाँ 10 बचेगा, तो आ जाएगा 3/2 इंटू कितना 3/2 इंटू कितना ये 5.3 बाय 84.8। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। वैसे शायद इसमें ना पावर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, 10 का पावर -11 ही है शायद, ऐसा मेरे को पता नहीं, क्योंकि फिर तब होल नंबर में आएगा तो वो डाल देंगे, तो आंसर शायद ये आता है कि 15:16, ये ऐसा टाइप का आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो कैलकुलेट एक बार कर लेना और लिख लेना। मेरे ख्याल से ये गलत दिया है थोड़ा सा, ये 15:16 आएगा, ये 53/84 ऐसा आएगा, ये 10 का पावर क्या होगा -11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर बोला है, ठीक है, विथ टेम्परेचर। तो बच्चों हम लोग ऐसा देखो, डायरेक्ट अगर बनाने चाहे ना और ये फॉर्मूला अगर इस्तेमाल कर लिया कि रेजिस्टिविटी बराबर होता है R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब अल्फा को क्या बोले वेरी स्मॉल। ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जानते हैं बच्चों कि चेंज इन रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो और रेट और तेज होगा। मतलब ये बच्चों जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते थे, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कि dc/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, वैसा वाला फॉर्म बन गया। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे k लेके, तो आएगा d/dt इज इक्वल्स टू k इंटू रो, तो क्या आएगा d/ρ बराबर k dt
आई बात समझ में। अब अगर आप रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो सपोज टेम्परेचर T1 से क्या जा रहा है, T2 तक जा रहा है, और डेंसिटी क्या जा रही है, ρ1 से लेके ρ2 तक जा रही है। तो आप क्या करेंगे, डी रो बाय रो का होता है लॉग रो, तो क्या आएगा ln रो, लिमिट डालेंगे तो आएगा ln ρ2 बाय ρ1 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k T2 माइनस T1। अब ln हटाना है तो क्या आएगा, ρ2 बाय ρ1 बराबर k e का पावर k T2 माइनस T1। तो यहां से बच्चों आएगा ρ2 बराबर ρ1 e का पावर k T2 माइनस T1। तो बच्चों डेंसिटी जो है, सेकेंड डेंसिटी, वो e का पावर t के प्रोपोर्शनल है, एक्सपोनेंशियल। आ रही बात समझ में। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा एक्सपोनेंशियली, तो इसका आंसर क्या होगा 1। टेम्परेचर के साथ कम तो होता नहीं, ना ही डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये तीनों ग्राफ क्या हो गए, खत्म। एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा ऐसा। आई बात समझ में। चलिए अगला सवाल बच्चों क्या है, ऑर्गन पाइप। ठीक है, ऑर्गन पाइप क्या बोल रहा है, वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज। तो बच्चों एक ऑर्गन पाइप है ओपन और एक ऑर्गन पाइप है क्लोज्ड। ठीक है, और डेंसिटीज ऑफ द गैस फिल्ड आर इन रेशियो 1:16। क्या बोला है, डेंसिटी 1:16। तो सपोज इसमें जो डेंसिटी है ρ1 है, इसमें डेंसिटी लेते हैं ρ2, तो अपने को ρ1 बाय ρ2 1/16 दिया है। अब बोला है 9th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड इज 10 सेंटीमीटर। बल्क मॉडुलस दोनों के लिए सेम बोल दिया है। अब देखो बच्चों, तो हम लोग जानते हैं क्या बोला है, 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो ये वाला पाइप। तो क्लोज्ड पाइप वाला जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी अपन लिखते हैं बच्चों एफ बराबर, वो होता है NV/4L, एक एंड क्लोज वाले का। ठीक है, 4NV/4L। और हम लोग वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, N/4L √B/ρ। अब हमको बोला है 9th हार्मोनिक, ओवरटोन वगैरह कुछ नहीं दिया है, सीधा हार्मोनिक बोल दिया है। तो F का वैल्यू ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर 9/4 लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप को LO लिख रहा हूं बच्चों, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोले ना, सॉरी 4 इंटू लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड, तो 9th ऑफ LC इंटू बल्क मॉडुलस तो B ही लेने बोला है, और डेंसिटी क्या लेंगे, इसमें क्या दिया है, 1 इज ओपन एंड अदर इज क्लोज एंड द डेंसिटीज इज 1:16। तो इसका जो डेंसिटी है वो ρ2 लेंगे, ρ2 क्योंकि बाद वाला बोला है 16th वाला। ठीक है, अब दूसरा फिर बोला है दूसरे का लेंथ अपने को निकाला, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इट्स 10। तो लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप 10 भी दे दिया है। अब इसका फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रहा है, 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो 4th हार्मोनिक कितना होगा, 4V/2L। तो ये 2 से 2 कट गया बच्चों, तो क्या होगा 2 इंटू √B/ρ1 डिवाइडेड बाय L ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, 2/L0 √B/ρ1 इज इक्वल्स टू 9/4 लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप B/ρ2। ठीक है, अब क्या है, L0 सॉरी L0 का तो वैल्यू निकालना, सॉरी। अब B से B क्या हो गया, कट गया। ρ1 को क्या भेज दो, ऊपर। ρ1/ρ2 1:16 दिया है, तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 इंटू 9/4 इंटू इसका दिया है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, ये क्या रहा है बच्चों, बचा क्या, 2 बाय लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब इसको पलट लो, तो लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 इंटू 4 बाय 9 इंटू 2। ठीक है, तो 9 इंटू 2 आएगा ना, नहीं 9 इंटू 2 नहीं, 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 2 भी ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 9। तो क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, 8 4 ज़ा 32, तो आएगा 320/9। तो 9 कितना, 9 3 ज़ा 27, बचेगा कितना 5 बचा, अब 50, 9 5 ज़ा 45, तो 35 आएगा, 45 5 बचा 0 आएगा, फिर 5 ज़ा, तो 35.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, 2। ओके, तो ऐसे इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। अगला है बच्चों कन्वर्जन का क्वेश्चन। क्या का क्वेश्चन, कन्वर्जन का क्वेश्चन। तो क्या बोला है, एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों क्या है,
अपने पास आइस है विच इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले बच्चों नॉर्मल हीट वो लेगा और किस पे आएगा, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लेटेंट हीट लेके क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जल बन जाएगा बच्चों। फिर 0 डिग्री से वो कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या बनेगा, वाटर बनेगा। फिर पानी से क्या बनेगा बच्चों, लेटेंट हीट लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टीम बनेगा। और फिर स्टीम क्या करेगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम लोग को इतना सारा हीट देना है और सबको जोड़ना है बच्चों। जब भी हम टेम्परेचर चेंज वाला लेंगे तो यूज़ करेंगे MC डेल्टा टी, और जब भी लेटेंट हीट देंगे तो हम लेंगे M इंटू लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पर क्या लेंगे, फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है। फिर टेम्परेचर बढ़ा तो MC डेल्टा टी, फिर वेपराइजेशन हो रहा है तो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर अपना क्या करना है, फिर से आपको क्या में कन्वर्ट करना है, स्टीम से 10 डिग्री बढ़ाना है, तो फिर से यूज़ करेंगे MC डेल्टा टी। अब बच्चों यहाँ पर CV का वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, जैसे स्पेसिफिक हीट जो वाटर के लिए होता है 1 ग्राम पर कैलोरी होता है, स्पेसिफिक हीट आइस के लिए अलग होगा, यहाँ आइस वाला यूज़ होगा, यहाँ वाटर वाला यूज़ होगा, यहाँ स्टीम वाला यूज़ होगा। और स्टीम और आइस के लिए हाफ होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये 80 होता है कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है, सॉरी लेटेंट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो होता है 580 या 540 कैलोरी पर ग्राम, ऐसा कुछ है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो आप ये सारे टर्म्स को बस ऐड कर देंगे। तो जैसे मास कितना दे दिया है, 10 का पार -3 kg, तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, तो ग्राम में कितना आ जाएगा, 1 ग्राम, तो मास भी मत लो। अब C डेल्टा टी, C कितना आ गया, 80 होता है शायद, है ना, 80, अब पता नहीं, गलत ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें तो दिया ही होगा क्या है बाकी सबका वैल्यू। तो अपन क्या ले लेते हैं, 80। टेम्परेचर कितना बढ़ा है, 10 डिग्री, तो 80 इंटू 10, ये दिए के लिए दिए, प्लस मास, ये तो हो गया 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में मास को क्या किए, पूरा स्टीम को पिघला दिए, तो आइस को पिघला दिए, वाटर बना दिए। तो आइस को वाटर बनाए तो कितना दिए, अरे क्या लिख दिया, सॉरी, पहले MC डेल्टा लिखना है, C का वैल्यू क्या होता है, हाफ, सॉरी, तो ये कितना होगा, हाफ इंटू डेल्टा टी, कितना आया, 10, सॉरी, प्लस ये होगा 80 इंटू 1 ग्राम, तो ये होगा 80, प्लस ये कितना होगा बच्चों, MC डेल्टा टी, तो ये 1 किलो, C 1 होता है, 0 से 100 गया तो कितना लिखेंगे, 100, प्लस फिर यहाँ से M इंटू लेटेंट वेपराइजेशन 540 होता है, तो क्या लिखेंगे, 540, प्लस आपका MC डेल्टा टी 110 लिए, ये हाफ होता है, तो हाफ इंटू 10, इसका भी कितना लेंगे, 5, तो बच्चों ये भी कितना आया, 5, 80 5 85, 85 5 90, 90 और 100, 90 और 100 होता है 190, और 190 और 540, 0 3 और ये आएगा 7, तो 730 आएगा बच्चों। अगर मेरे वैल्यू सही ले रहा हूँ तो, अब वो क्वेश्चन में 84 83 82 दे दिया है, या 540 को 544 दे दिया है, तो पता नहीं, बाकी 80 और 540 वैसे जनरली लेते हैं। ओके, कैलोरी पर ग्राम में, तो याद रखना मास को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, यूनिट का ध्यान देना बच्चों, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेजरमेंट, है ना। आगे अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल क्या दिया है, पहले चेक कर लेते हैं, माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। वायर ऑफ लेंथ a/2, वायर की लेंथ है a/2 ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये रखा हुआ है बच्चों, ठीक, इज प्लेस्ड ऑन एज ऑफ अ क्यूब, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। तो बच्चों ये इस एज पे रखा हुआ है। अब फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, कि फ्लक्स होता है लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, परपेंडिकुलरली पास होना है। तो बच्चों ये लाइन चार्ज है, ये तो एक सिलेंडर बनाता है, फ्लक्स का सिलेंडर बनाता है, ऐसा बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो इस सरफेस पे और ये जो सामने वाली सरफेस है, ये दोनों सरफेस पे रखा हुआ है, दोनों एज, ये एज जो बना है ये दोनों सरफेस से मिलकर रखा है। तो जो फ्लक्स होगा वो इसके अलोंग होगा और इसके अलोंग होगा, तो ये दोनों जो फ्लक्स होगा, यानी ये दोनों जो एरिया होगा यहां से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, 0 होगा, और जो बचा हुआ फिर फ्लक्स होगा वो कहां से जाएगा, 1 2 3 4, ये बचे हुए 4 एरिया से निकलेगा, ठीक है। तो 4 एरिया से निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स होता है बच्चों Q/ε0, तो सिर्फ कितना हिस्सा बाहर जाएगा, Q/4ε0, क्योंकि 2 सरफेसेस से निकल रहा है, तो टोटल 6 सरफेसेस से क्या सिर्फ 4 से ही निकलेगा, तो क्या होगा टोटल फ्लक्स Q/4ε0, तो 4 सरफेसेस से निकल रहा है, ठीक। अब
अब अपन क्या करेंगे, ये आ गया, अब Q का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा इंटू a/2, तो Q आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लैम्डा a/2 डाल दो, लैम्डा a/2 इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या गया लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट, तो ऑप्शन क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0। अब Rn किसी भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का कैसे लिखते हैं बच्चों, R0 Z² बाय n, वेर R0 एक कांस्टेंट होता है 529 एंगस्ट्रॉम वाला। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के लिए होगा R0 Z का वैल्यू क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया, n² बाय Z, तो ये होगा 1 का स्क्वायर बाय 1, तो RH बराबर क्या लिखा है R0, और RH का वैल्यू क्या दिया है बच्चों A0, तो R0 का वैल्यू क्या लेना है A0। तो बच्चों अब हीलियम के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट में होगा, तो R हो जाएगा n² मतलब 2 का स्क्वायर बाय Z, हीलियम के लिए Z क्या होता है 2 टाइम्स क्या रहेगा A0, R0 का वैल्यू क्या ले लेना है A0, तो एक 2 से एक 2 कट गया, तो आंसर होगा 2A0, तो इसका आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट बच्चों अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बताना है, कौन सा गलत है, झूठ है। डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डीके कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो बच्चों पहला वाला बात तो ट्रू है, पहला वाला बात ट्रू है, क्योंकि डीके कांस्टेंट रेडियो एक्टिविटी में आता है और रेडियो एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए, ये एक रैंडम एक्टिविटी होता है और ये टेम्परेचर से इसका कोई लेन देन होता नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। हाँ, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज करते हैं, उसमें अगर कोई दूसरा रिएक्शन होता है तो के जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, अरीनियस इक्वेशन, वो अलग बात है। ये रेडियो एक्टिविटी डी के कांस्टेंट की बात करिए, रेडियो एक्टिविटी डी के कांस्टेंट का टेम्परेचर से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक। तो ये तो ट्रू है, ये गलत हो गया, तो यही गलत हो गया बच्चों, ये क्या हो गया गलत। हाफ लाइफ 0.693 बाय लैम्डा सही है, नन तो गलत है, तो सही क्या होगा बच्चों सेकंड, यानी गलत है सेकंड लेकिन आंसर सही। अगला बच्चों क्या बोला है, वर्नियर स्केल डिवीजन ऑलवेज हैज स्मॉलर डिवीजन देन मेन स्केल, सही बात है। आप देखें ना कि 10 मेन स्केल डिवीजन्स मैचिंग विथ, यानी 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज मैचिंग विद 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, जनरली ऐसे ही बनाते हैं अपन निकालने के लिए, ठीक है। तो हमेशा जो वर्नियर स्केल का एक रीडिंग होगा या जो एक स्केल होगा या एक यूनिट होगा वो मेन स्केल से हमेशा छोटा रहता है बच्चों, इसीलिए इसके 9 लोग इसके 10 से मैच करते हैं, या इसके x लोग इसके y से मैच करते हैं, और y हमेशा क्या रहता है छोटा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों बात ट्रू। वर्नियर कांस्टेंट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाइड बाय मेन स्केल, तो ये बात क्या है बच्चों गलत। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन है कैपेसिटेंस से। कैपेसिटर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 40 माइक्रोफैरेड, टेस्ट कर लेते हैं कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 40 माइक्रोफैरेड, मतलब कैपेसिटेंस दे दिया बच्चों 40 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट की बैटरी, तो बच्चों बैटरी लगा दी है, ठीक है 100 वोल्ट। अब फिर क्या हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, देन चेंज इन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर प्लेट एंड चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, अपने को निकालना है बच्चों। तो पहले चेंज इन चार्ज निकाल लेते हैं। तो बच्चों Q बराबर क्या होता है CV, तो वोल्टेज दिए थे 100 और कैपेसिटेंस था 40, तो Q हो जाएगा क्या 100 इंटू 40 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये हो जाएगा Q। तो ये आएगा बच्चों 40 इंटू 400 होता है, तो ये आ जाएगा 4 10 का पावर 3 और -6, तो कितना हो जाएगा मिली कूलम, ठीक है 4 मिली कूलम, ये इनिशियल चार्ज है। अब जब बच्चों आप एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का, तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाता है CK, K टाइम्स बढ़ जाता है। तो अब नया जो चार्ज होगा Q डैश वो क्या होगा CKV, तो डबल हो जाएगा बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 8 मिली कूलम। लेकिन हमको बताना है चेंज इन चार्ज, या बैटरी कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, तो पहले 4 था बाद में 8 हो गया, मतलब बैटरी कितना दिया होगा 4, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 4 मिली कूलम। अब 4 वाला एक ही ऑप्शन है बच्चों, मतलब ये सही है। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको
कैपेसिटेंस में चेंज पता चल गया है, चार्ज में चेंज पता चल गया है, या आप ये लिखा दीजिए हाफ CV²। ये फॉर्मूला एनर्जी के लिए इसलिए इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वोल्टेज कनेक्टेड ही है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी वेरिएट कर सकता था कि वोल्टेज एक बार चार्ज करके बैटरी हटा के फिर डाइलेक्ट्रिक डालें। ऐसे में बच्चों कैपेसिटेंस चेंज होता है और चार्ज चेंज नहीं होता, बैटरी का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हाफ CV²। तो एनर्जी जो चेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हाफ V² C फाइनल माइनस C इनिशियल। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 100 × 100/2 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक 80 दूसरा 40, तो 40 ही आएगा। 40 × 10⁻⁻6। तो 2 से बच्चों ये हो गया 20, तो 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1 मतलब 0.2 जूल्स। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या बोला है। द पार्टिकल शोन इन द फिगर इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट A टू द काइनेटिक एनर्जी एट B। ये यहां निकालना है और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि इट इज जस्ट एबल टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब जब तक वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता वो स्लैक नहीं होगा। टेंशन जीरो कहाँ होगा, यहाँ पर, और जैसी टेंशन जीरो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mg प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद जब एक बार आगे आ गया फिर तो टेंशन का वो क्या mg का कंपोनेंट और वो टेंशन स्लैक नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5gl, वेयर l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब हमको यहां और यहां और यहां और यहां क्या लगा देना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी में जितनी कमी आएगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। तो बच्चों ये तो डेरिवेशन ही कर चुके हैं अपन पहले ही, है ना। एक थीटा एंगल सपोज ये ऊपर गया, ये ऐसा डायग्राम बना लेता हूं, थीटा एंगल सपोज ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये कितनी होगी, r cos थीटा, और पहले जो हाइट थी वो कितनी थी, r। तो अपन क्या लिख सकते हैं, r माइनस r cos थीटा, इतने का डिफरेंस आया, r माइनस r cos थीटा। तो r कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा। तो ये आता है हाइट में चेंज। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसका स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 5gr, यहां मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग r ले ले रहा हूं। ठीक है, 5gr का स्क्वायर हो गया, माइनस हाफ m u², मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो, नहीं उल्टा लिख दिया, सॉरी, ऐसे लिखेंगे, हाफ m काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो ऐसा लिख लेता हूँ, हाफ m 5gl ये हुआ, माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हाफ m जो v डैश का स्क्वायर होगा, जो यहां पर और यहां पर वो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, जितनी इनिशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब तो ये बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा m/5/2 mgl माइनस cos 30। तो शुरू में थीटा दिया है 60, तो वैल्यू डाल दो 60, तो 60 डालोगे तो क्या आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है, तो आएगा 1/2 mgl। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 60 डिग्री पे। अब हमको निकालना है, देखो यहां पर तो 60 और यहां से 60, तो ये भी 60 होगा, तो 60 कितना गया 120। 120 पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1/2 cos 120, तो 1 माइनस -1/2 क्या होगा 3/2। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों वो आ जाएगी कितनी, 5/2 mgl माइनस 3/2 mgl। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 - 1 कितना होता है 4/2 mgl, और 5 - 3 क्या होता है 2/2 विच इज ओनली mgl कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो बच्चों आपके पास एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। ठीक है, अ कैविटी ऑफ r/2 इज क्रिएटेड, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो बच्चों ये सेंटर ऑफ द डिस्क है, अब ये रेडियस क्या होगा r, तो r/2 की कैविटी काटे तो कैविटी तो पूरा ऐसा सर्कल घेर लेगी, यानी पूरा डिस्क का एज तक चले जाएगी, और इसका रेडियस क्या हो गया r/2।
एक डायग्राम ऐसा बना लेते हैं, ये हो गया सपोर्ट डिस्क, ये अंदर में कट गई कैविटी, कैविटी कहाँ तक कटेगी और सेंटर तक, ठीक है। अरे हाँ, ये सेंटर मान लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों, r/2, और इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों कैविटी वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कैविटी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आई जो नेट होता है वो क्या होता है, आई जो पूरे का था कंप्लीट का माइनस कर दो आई जो था कैविटी का, और ध्यान देना है ये दोनों का जिस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पूरे डिस्क का मास m था, रेडियस r था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2 परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। माइनस, अब कैविटी के कारण लिखते हैं। तो बच्चों कैविटी के एज के अबाउट निकालना है, कैविटी के एज के अबाउट। तो सबसे पहले कैविटी का मास निकालना पड़ेगा। तो मान के चलो पूरा जो मास था वो πr² एरिया में फैला हुआ था, ठीक। तो इस डेंसिटी को अपन एरिया ऑफ कैविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आएगा πr²/4, मतलब कैविटी का जो मास होगा वो होगा सिर्फ m/4। अब कैविटी के इस एज के अबाउट निकालना है, तो सेंटर के अबाउट क्या होता है, mr²/2, तो क्या लिखते हैं m/4, क्योंकि कैविटी का मास 4 है, m/4 इंटू r/2 का होल स्क्वायर और एक 2 आएगा, ठीक। ये m/4 का एक m आया, मास r²/2, mr²/2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस हमको तो इसके बाद चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा, डिस्टेंस कितना है r/2, तो m/4, क्योंकि टोटल मास ऑफ कैविटी इज m/4 और पैरेलल डिस्टेंस है r²/4 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों, mr²/2 माइनस mr²/4 2 ज़ा 8 और ये 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 32, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, प्लस ये आ जाएगा mr²/16। अब बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, 2 32 16 का एलसीएम ले लेते हैं, 32 2 16 जा होगा तो ये होगा 16 mr², माइनस ये तो 32 ही है तो 1 ही होगा, ये 2 है तो 2 + 1 3 होता है, तो क्या लिखेंगे 3 mr², तो ये आ जाएगा 13 mr²/32, ऑप्शन 2, ठीक है। अब एक बार और माइक चेक कर लेते हैं, माइक अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या है, देखो कि आपको क्या दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया है। क्या दिया बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ दे दिया है 100 डिग्री और यहाँ दे दिया है 0 डिग्री, और ये एक कंडक्टिंग रॉड्स हैं बच्चों। तो ये टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A है, और मान के चलो ये लेंथ टोटल क्या है, L है। तो ये 50-50 डिवाइडेड है, मतलब इतने पार्ट की लेंथ L/2 है, इतने पार्ट की लेंथ L/2 है, और ये एरिया आधा हो गया A/2, ये भी एरिया क्या हो गया, आधा A/2, ठीक। अब हमको क्या बोलना है, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो ऐसे सवाल को बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लिए, माने क्या दिया है, फिर 2 पैरेलल में क्यों है, क्योंकि 100 और T के बीच में दोनों लगे हुए हैं, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, मतलब दोनों पैरेलल में। तो एक रेजिस्टेंस लगा लिए R1 और एक रेजिस्टेंस लगा लिए R2, और फिर K3 क्या लगा हुआ है, R3 पे लगा हुआ है, और यहाँ का टेम्परेचर 0 है। मान के चलो जंक्शन का टेम्परेचर T। बच्चों आप देखो यहाँ का टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, KVL या KCL लगा सकते हो। तो क्या होगा कि इन दोनों को पैरेलल में अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये दोनों का जो नेट आएगा विच विल बी R1 R2 बाय R1 प्लस R2, और ये दोनों क्या में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, किसके साथ, R3 के साथ। तो करंट दोनों में क्या जाएगी, सेम। तो जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें जाएगी, करंट को इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों आपको पता है थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/KA, ठीक है। क्या होता है, L/KA। तो R1 का वैल्यू लिखते हैं, लेंथ कितनी है L/2, ठीक। या ऐसा कर लेते हैं, पूरे की लेंथ 2L ले लेते हैं, तो इसकी लेंथ L आ जाएगी, इसकी लेंथ L आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा L/K1, K1 का वैल्यू कितना दिया है 60, एरिया कितना है बच्चों A/2, ठीक। फिर R2 का वैल्यू क्या लिखते हैं L, लेंथ उसकी भी सेम है, K2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों 120, एरिया कितना है बच्चों A/2, क्योंकि एरिया आधा है, A/2 लेंगे। तो क्या होगा
R1 का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2 कितना सा जाएगा, ये 30 सा, 2 कितना सा जाएगा 30 सा, तो ये हो जाएगा L/30A। और R2 का वैल्यू क्या होगा, L/60A। ठीक है, अब ये दोनों क्या में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R नेट निकाल लेता हूँ, क्या आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा L स्क्वायर बाय 30 इंटू 60A² बाय, दोनों को ऐड कर लो तो L/A कॉमन आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/60। ठीक है, अब इस तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर आएगा R नेट बराबर L, ठीक है, ये L से एक L कट गया, ये A से A कट गया, तो आएगा, अब यहाँ जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 30 इंटू 60, और ऊपर क्या आ जाएगा 30 प्लस 60 विच इज 90। तो 30 प्लस 60 से 30 प्लस 60 कट जाएगा, तो बच जाएगा बच्चों L/90, L/90A, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस। तो बच्चों अब गौर करो, ये है L/90A, ये है L/, अगर अपन क्या लिए हैं, ये एरिया A/2 था, ये एरिया क्या है A, ये एरिया A है, तो L/K, K कितना है बच्चों, कहीं तो था K3 कितना दिया 135, तो यहाँ लिखेंगे L/K 135 इंटू A, तो यहाँ का वैल्यू क्या लेंगे खाली A। अब ये दोनों क्या में हो गए, सीरीज में, तो करंट दोनों में क्या होगी बच्चों, सेम। अब करंट अगर I करंट दोनों में सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच कितना है 100 माइनस T, तो करंट होगी V पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस बाय नेट रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा L/90A बराबर, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T माइनस 0, और ये कितना है बच्चों 135। ठीक है, तो यहाँ एरिया A/2 लिए थे बच्चों, यहाँ लेंथ L है लेकिन एरिया A ही लेना है क्योंकि डबल एरिया वाला। ठीक है, तो L/, क्या आएगा L/135A, तो L/A तो कैंसिल हो गया, तो 100 माइनस T बराबर 1/90T, और ये ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 135। फिर बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे आप T की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या की वैल्यू निकालेंगे T की, तो 90 इंटू 100 कितना होगा 900 माइनस 90T बराबर 135T, तो ये इधर चले जाएगा तो क्या आएगा 900 बराबर 135 प्लस 90 करेंगे तो आएगा 5, 9 3 कितना होता है 12, तो आएगा 225T, तो T बराबर आ जाएगा 900 बाई 225, तो 4 जा करेंगे तो चले जाएगा, तो ये 4 जा तो आएगा 40 डिग्री। आई बात समझ में पक्का? तो ऐसे बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, है ना, तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए बच्चों कितने वेलोसिटी से 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ प्लेट इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ प्लेट की कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इमर्जेस विल बी कितना होगा, ई और एम गिवन है। तो बच्चों सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मान लो नीचे से ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगी और वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। हॉरिजॉन्टल को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 10 का पावर 6 से इमर्ज हुआ मतलब 10 का पावर 6 से वो एंटर भी किया होगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, है ना, तो क्या होगा टाइम कितने देर में वो बाहर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बाय ये, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या लिखते हैं 10 सेंटीमीटर है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं इंटू 10 का पावर 6, तो 1 0 से 0 कट गया बच्चों, टाइम आ गया 10 का पावर -7 सेकेंड्स। ठीक, इतने देर में वो क्या कर रहा है, बाहर आ जा रहा है। अब इतने देर तक उसको एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन इतने देर तक वो झेलेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि बोला है प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो u को 0 ले लेंगे, तो क्या आएगा हाफ इंटू A
इंटू टी जो कि 10 का पावर -7 आया है उसका स्क्वायर, है ना। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, हम लोग को पता है, फोर्स बाय मास। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ई दी है, तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को, फोर्स बराबर होगा ई इंटू क्यू, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ई क्यू बाय एम। यहाँ ई की वैल्यू वोल्ट पर सेंटीमीटर में दी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 तो एक 100 ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों ई क्यू बाई एम से, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई वेलोसिटी आ जाएगी हाफ इंटू ई क्यू बाय एम इंटू 10 का पावर -14। तो वैल्यू डालते हैं हाफ इंटू 9.1 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर -14 डिवाइडेड बाय एम, विच इज 9.1 इंटू 10 का पावर -31, इतना केजी के आसपास होता है। 9.1 इसलिए ले लिए ताकि कट जाए, ठीक है। तो अब इसको काट पीट देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो अब जो भी और बचे हुए क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं नेक्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो बनाऊंगा बच्चों उसमें वो ऐड कर दूंगा। अभी इतने ही क्वेश्चन मिले थे तो इसका अपन लोग वीडियो बना लिए, दो क्वेश्चन शायद बच गए हैं, इसका जो क्वेश्चन है वो अपलोडेड नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।